हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साधन पे। और एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर को बजट तो जरूर ही देखना चाहिए। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में थोड़ी बहुत तो बजट के बारे में सुना होगा, बट ज़्यादातर लोग तो बात कर रहे हैं कि ये बजट बिल्कुल ही अनइवेंटफुल था। बट लेट मी टेल यू गाइस, बजट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हिडन मैनिफेस्टो होता है। गवर्नमेंट का रोल सिर्फ एक रेगुलेटर का नहीं होता है, साथ ही साथ वो एक प्रोवाइडर भी होती है, और प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल। सो गवर्नमेंट एज अ कैपिटल प्रोवाइडर डिटरमाइंस कि किस सेक्टर में कितनी एक्टिविटी होने वाली है, और इसका क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होता है यूनियन बजट में। सो हम लोगों ने 2 दिनों का टाइम लेकर के ये वीडियो बनाया है, सो दैट वी कैन गिव यू द क्लियर पिक्चर कि इस बार बजट में क्या था, गवर्नमेंट का एजेंडा नेक्स्ट 1 to 3 ईयर्स में क्या होने वाला है। और हम लोगों ने 1 साल पहले भी इस पे एनालाइज किया था पिछले साल के बजट को, तो उसमें हमने इमर्जिंग थीम्स, इमर्जिंग सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, जहाँ पे मोर देन 30% और कहीं कहीं सेक्टर्स में नए स्कीम्स आए थे। उन स्कीम्स पे क्या अपडेट है विच यू शुड बी अवेयर ऑफ, बिकॉज अनलेस वन थीम्स कंटिन्यू फॉर 2 years और 3 years, अगर वो थीम 2-3 साल चलती है तभी इन्वेस्टर्स का भला होता है। तो हम आज बात करेंगे कि बजट में एक्चुअली क्या था। बजट की साइज पे अगर हम ध्यान दें तो बजट जो है पिछले बार के बजट से रफली 8% बड़ा था, और 54.1 लाख करोड़ का बजट है दोस्तों। अब 1 लाख करोड़ इटसेल्फ इज अ बिग अमाउंट। हम इसमें अगर जूम इन करेंगे तो देखेंगे कि जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर, जिसे सब लोग न्यूज़ मीडिया बहुत क्लोजली वॉच करती है, तो फिस्कल डेफिसिट जो कि 4.4% था, उससे घट करके 4.3% है, एंड दैट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज द पब्लिक कैपेक्स। दोस्तों, पब्लिक कैपेक्स has gone to 12.2 लाख करोड़। सो आउट ऑफ 54 लाख करोड़ हम 12 लाख करोड़ जो है वो कैपेक्स करने वाले हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम सो बुलिश ऑन इंडिया। बिकॉज अगर गवर्नमेंट कैपेक्स में इन्वेस्ट करती है तो उसको फॉलो करता हुआ प्राइवेट मनी आता है, और प्राइवेट मनी जब आता है तो फिर वहां से ग्रोथ आती है, और वो स्टॉक मार्केट में रियलाइज किया जा सकता है बाई रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू। ये पब्लिक कैपेक्स है, इट वॉज अप बाई अराउंड 11%। सो हम बजट का साइज 8% से ग्रो कर रहे हैं, बट कैपेक्स का साइज 11% से ग्रो है, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सो मेजरली अगर हम क्लासीफाई करें तो बजट को 5-6 सेक्टर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम मेजर थीम्स की बात करें तो डिफेंस में जो ग्रोथ हुआ है बजट का वो 22% का है। रेलवे में अराउंड 11% बड़ा बजट प्रेजेंट हुआ है इस बार। बट सबसे बड़ा ग्रोथ जिस सेक्टर का है वो है एनर्जी एंड पावर। आई एम श्योर आपको अभी तक इस बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। सो इस वीडियो में हम लोग इन सारे स्कीम्स, इन सारे सेक्टर्स के अंदर जाएंगे, जो जिन स्कीम्स के अंदर जो है आउटले कितनी हुई है, पिछले बार कितना एलोकेशन था, फिर रिवाइज एस्टिमेट आया था सितंबर में, उसमें कितना कम हुआ या बढ़ा, फिर उसके बाद अभी जो हम 1 फरवरी को जो FY27 का बजट का एस्टिमेट आया है उस पर क्या ग्रोथ हुआ है। इन सब नंबर्स को हम स्टडी कर रहे हैं, और उसको हम लोगों ने YOY कंपेयर किया, बिकॉज वी हैड अ बेस ऑफ लास्ट ईयर हमने जब आपके सामने वीडियो बनाया था और शेयर किया था, उसमें हमने कुछ इमर्जिंग थीम्स की बात की थी, कुछ ऐसे सेक्टर्स के बारे में बात की थी जहां पहली बार गवर्नमेंट की नज़र पड़ी थी, जिसे हम सनराइज सेक्टर कर सकते हैं। उन सेक्टर्स में क्या हुआ, क्या वो मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे अटल भूजल योजना जो थी एक समय पिछले बार हमने डिस्कस की थी, बट इस बार उसमें एलोकेशन बिल्कुल ही 0 हो गया है। और आपको पता है कि ये सारे स्कीम्स जो है आपको एज ए इन्वेस्टर बेनिफिट कर सकते हैं, और करते भी आए हैं, जिन पे बेस होकर के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस सेट आउट करते हैं। उनमें कई कंपनियां लिस्टेड हैं। जैसा आपने अगर साधन को फॉलो किया है तो बहुत ऐसे स्टॉक्स के बारे में समय पे बात की थी, चाहे वो जेन टेक्नोलॉजी हो, शक्ति पंप हो, जब इन स्कीम्स पे एलोकेशन शुरू हुई थी। तो इन स्कीम्स का आज के डेट में क्या स्टेटस है, क्या वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या नहीं, एंड ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्टोरल रिफॉर्म्स। विच सेक्टर इज गेटिंग बेस्ट एलोकेशन। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन मिल रहा है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को, अराउंड 6 लाख करोड़। ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो इंक्लूड्स रेल। सो रेल का जो बजट है दैट इज पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बजट। Second largest item is defense, which has 5,94,000 crore against nearly 6 lakh crore का बजट है। उसमें कैपेक्स ऑन डिफेंस इज रफली 2 लाख करोड़। अदर मेजर लाइन आइटम्स वेयर वी शुड फोकस इज ऑन एनर्जी, विच इज नियरली 1 लाख करोड़, बिकॉज एनर्जी के अंदर ही आपका पूरा पावर सेक्टर का आ जाता है, ट्रांसमिशन आ जाता है। हेल्थ हैज गॉट अ लॉट्स मोर मेंशन दिस टाइम, सो अराउंड 1 लाख करोड़ का हेल्थ का बजट है। रूरल डेवलपमेंट, जिसपे लोगों को बहुत डर रहता है कि रूरल डेवलपमेंट पे अगर बहुत एलोकेशन होता है तो बहुत बार पॉपुलिस्ट मेजर लिए जाते हैं जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए नॉन फेवरेबल होते हैं।
अगेन 2,73,000 करोड़ का एलोकेशन इस बार इस बजट में हुआ है. सो मैक्रो इंडिकेटर्स अगर हम बात करें, बजट इज ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ इंडियाज बैलेंस शीट. इंडिया का हेल्थ कैसा है फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.4% से ग्रो कर रही है, विच इज़ द रियल जीडीपी ग्रोथ. हालांकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट इज नॉट मच हायर बिकॉज द इन्फ्लेशन फैक्टर इज क्वाइट लो. जीडीपी का मेजॉरिटी रफली 53% इज कमिंग फ्रॉम सर्विसेज सेक्टर. बट वन थिंग टू नोट, अगर इंडिया को ग्रो करना है एज अ सुपर पावर, एज अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, देन दे हैव टू फोकस मोर ऑन हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग. सो द वैल्यू एडिशन फ्रॉम हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इज 46%, which is a positive number. One of the largest contributor of India's industrial growth is MSME, and they have contributed 35.4% this time. And if we talk about the growth areas where government comes with incentives like PLI, export incentives, so वहाँ पे semiconductor and electronics manufacturing, R&D push and everything, that amounts to around 2 lakh crore, which is good 2% of the GDP. So India अपने पूरे बजट का 2% R&D पे इन्वेस्ट कर रहा है. So that's the overall picture I would like you to go with. Government also spoken about the tax changes for applicable to certain sectors like data center. Data center में उन्होंने up to 2047 तक जो भी कंपनियां डेटा सेंटर में यहाँ इंडिया के क्लाउड पे काम कर रही हैं और कैटर कर रही हैं किसी दूसरे ओवरसीज सर्वर सिस्टम को, उनके लिए एक टैक्स हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है. बिकॉज दिस वॉज टर्निंग आउट टू बी अ रोड ब्लॉक. Because before this, when this law was not there, then many companies, many hyperscalers were very cagey about कि अगर हम लोग यहाँ पे डेटा सेंटर बना करके और कहीं और सर्विस दे रहे हैं, then India always has a right to tax that income. So वो right अभी इंडिया फोरगो कर रही है, but that's a very good positive for डेटा सेंटर. गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एक टैक्स इंसेंटिव दिया है जो फॉरेन कंपनीज विच आर सप्लाइंग कैपिटल गुड्स and equipment or tolling to Indian electronics manufacturers, then they will receive a tax exemption of such income till FY31, so that India can get lot more tech from outside in EMS. And India is trying to attract global talent. So NRIs has been given a certain tax exemption on foreign source income for 5 years स्टार्टिंग फ्रॉम FY27. NRI जो फॉरेन सोर्स इनकम पे इंडिया में टैक्स था वो सरकार ने फॉरगो किया है फॉर नेक्स्ट 5 years, एंड दैट्स अ काइंड ऑफ अटेम्प्ट टू ब्रिंग टैलेंट एंड मनी back to India. Other key announcement includes SME growth fund of 10,000 crore, which I will talk about in detail. Also, government wants to free up the capital which is lying with centralized PSUs. तो उनको भी उन्होंने गाइड किया है कि they should set up REIT, Real Estate Investment Trust, where Government of India will be able to recycle and monetize their land bank which has never been utilized as a real estate asset. So this is one directional push which government is trying to bring forth. But if we drill down on MSME, then growth capital was very much needed, and that's why 10,000 crore dedicated SME growth fund makes sense, because this money would ideally go to SIDBI, and from there lot many SMEs will get equity infusion. Also, they have set up a 2,000 crore top up to self-reliant India fund. India is trying to revive their old industrial clusters, but India का जो theme है that has always been manufacturing, and manufacturing को frontier पे लाने के लिए we are trying to scale up through certain initiatives which are new for the first time, and one of them is Biopharma Shakti, which is 10,000 crore to be spent over next 5 years for clinical trial sites. Basically 1,000 plus clinical trial sites को ये incentive मिलेगा for, and they will enable the faster approval so that India में drug discovery हो पाए. Also semiconductor mission 2.0 release हुआ है जहाँ पे जो outlay है that is going to be around 40,000 crore, which will be enabling to the supply chain provider of semiconductor. So there is going to be incentive for somebody who is developing Indian IP or creating a skilled man force catering to semiconductor mission, so that India can develop a semiconductor assembly plant in India. For that, India requires a vendor base. That's why this 40,000 crore fund has been allocated. Electronics component schemes में outlay has increased from 22,000 crores to 40,000 crore for faster value addition. This time again, इस बार focus is not on OEM but focus is on component, just like semiconductor policy.
rare earth is pay, and China has weaponized its own rare earth. So India has set up incentive to set up value chain in states like Odisha, Kerala, Andhra Pradesh. Highlight of this budget was for the first time India has set out 10,000 crore fund for which will be spent over 5 years for container manufacturing, because India mein container manufacturing is in a sketchy state and there are not many companies who are operating into this, but whoever are there, they will benefit out from this 10,000 outlay over next 5 years. But the focus of the government has not just been on the broader headline item, but also through BCD exemption, they try to fix things from the bottom. For example, solar energy, which was highlight of last budget, इस बार उसमें सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर्स को सोडियम एंटोनिएंट इंपोर्ट करना पड़ता था, वहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट कर दी गई है. साथ ही साथ लिथियम आयन सेल्स के लिए भी जो कंपनियां कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करती हैं, वहाँ पे भी बीसीडी एग्जम्पशन मिला है. दैट्स ऑल्सो वैलिड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग ऑल्सो, एंड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए जो कंपोनेंट आ रहे हैं उन पे भी बीसीडी एग्जम्पशन जो है एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2035. एंड 20,000 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड टू बी यूटिलाइज ओवर 5 years, especially for a renewable ESG theme, which is carbon capture utilization and storage, CCUS, that to reduce carbon emissions. हमने बात की कि लार्जर जो बड़े आइटम थे वो largely has been into towards infrastructure, because if you look at the headline items, then FY26 में around 11.1 lakh crore was the capex. Now it is around 12.2 lakh crore, which is around 9% higher than last year. So this acceleration of infrastructure spending is a directional push which is coming through various schemes. One of the schemes I would like to mention you is the 5,000 crores to Ministry of Port, Shipping and Waterway for FY27, making a 48% increase over their FY26 budget estimate of 3,400. So Ministry of Port और Shipbuilding को काफ़ी push मिला है, and that has been our theme. India has so many rivers and that can be converted into new waterways, national waterways. So 20 new national waterways are going to be implemented, connecting mineral rich areas to industrial centers when we cover this sector in detail with you guys. Also railway में भी बात करें तो एक नया dedicated freight corridor अनाउंस किया गया है which will connect east to west. And if you talk about waterways, also 7 high speed rail corridor जिसे आप bullet trains के नाम से भी जानते हैं, that has been announced into multiple mega cities of India. India also launched a coastal cargo promotion scheme to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. So that's a good directional push which I am making note of, because we have covered this sector, national waterways and companies which are operating into that. So they are stated to win under this budget. Also, government wants to create a infrastructure risk guarantee fund to reduce lender risk. जो lender हैं उनका risk reduce करने के लिए उनको एक partial credit guarantee scheme जो कि government बहुत सालों से try कर रही है. I'm seeing this in last 10 years. And this time they have set up a new company, because इसके पहले ये काम उन्होंने IIFCL को outsource किया था, which was not able to deliver. That's why they have set out a new fund to guarantee these kind of partial credit guarantees, and that will enable others banks to follow, because risk underwriting के लिए there was a need to create a sovereign scheme which will be able to supply the risk capital, और उसके basis पे then bankers would start lending. सो अब मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपना फ्रेमवर्क कि बजट एनालिसिस साधन कैसे करता है. तो हम लोग क्यों आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं, ताकि आप भी अपने स्टैंड अलोन बेसिस पे बजट को देखना शुरू करें, बिकॉज as long as we are investing into India, we need to have a view on the largest participant into Indian capital market, that is Government of India through Union Budget. So how we do first is we go to the website of Union Budget and we'll download it revenue expenditure file, which is a 322 page document. And the idea is to identify those line items which are recurring and sustainable pending themes for our country. Then we compare allocation over years. We compare budgeted versus previous year allocation to capture YOY growth trends. We identify sector and scheme witnessing meaningful step up. Then we rank them by growth and arrange them from highest to lowest, and we focus on highest, which are the hot areas for strong policy push. Then we assess the intensity of government focus on it, like we evaluate spending intensity कि कितना growth है और absolute size कितना है. If we talk about FMCG sector and
if government has increased the allocation by let's say even 20%, but the amount is from 1000 crore to 1200 crore, then it will not move the needle for around more than 1 lakh crore FMCG sector. So we need to bring the calibration to the mind कि कितना अमाउंट है, कितना टाइम है, एंड कितना मीनिंगफुल वो हो सकता है. Then we map these themes to market opportunities, and we link high growth, high intensity themes to listed companies and beneficiaries. So we are parallelly doing that exercise, and we'll share that with Sadhan community. Let's look at the expenditure budget. तो expenditure budget में आप देखेंगे गवर्नमेंट बताती है कि actual 2025 में कितना spend हुआ across line item. So that is one column. Second column is budget for 26. So this is what FM has announced on 1st February 2025. And then in between this was revised in 2025 somewhere around September, October, and this budget was revised. So this revised budget is an important benchmark because government has stated something, then they revised it, and then this is the final new budget for FY27. So we'll be jumping across these 4 columns when we look at these sectors so that you get a sense of how expenditure is changing over the course. Some themes which have witnessed secular growth. यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ कि पिछले बार हमने जो प्रेजेंटेशन था उसके डेक्स को हमने लिया कि जो पिछली बार जो सेक्युलर थीम थी उसमें ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है, क्या वो सेक्युलर रह गई हैं या फिर उसमें डी ग्रोथ हुआ है या ग्रोथ हुआ है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था. उसमें 7000 का नंबर था, अभी वो 8000 का है. सो 14% का वाई ग्रोथ है. वहीं PLI फॉर EMS में 9000 करोड़ से घट करके 1527 करोड़ का हुआ है. तो EMS के लिए जो PLI थी वो काइंड ऑफ विड्रॉल फेज में है. अब वो फोकस जो है वो कंपोनेंट सिस्टम पे आ गया. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू फोकस कि ये जो सेक्युलर हम लोगों ने बोला था वो सेक्युलर नहीं है, उसका कलर चेंज हो गया है फ्रॉम OEM टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स. PLI फॉर वाइट गुड AC एंड LED लाइट्स उसमें चेंज हुआ है. दैट नंबर हैज़ गॉन फ्रॉम 4,444 to 1000. सो रफली मोर देन 2x वो हो गया है जो वाइट गुड्स पे जो PLI थी. तो वाइट गुड्स पे जो PLI डिपेंडेंट जो कंपनियां थी उनके लिए कैश फ्लो वुड कम इन कमिंग ईयर्स. दैट्स व्हाट वी कैन से सेफली. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो कि पिछले साल का हाईलाइट था, जहां पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 20,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर. बजट रिवाइज हुआ तो 17,000 कर दिया उन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने इसको बढ़ा दिया है अगेन 22,000 करोड़. सो विच इज अ 10% हायर देन लास्ट ईयर नंबर. Assistant to shipbuilding and research, which was the theme which we picked out from last budget, usme there has been a degrowth from 365 to 340. But we should not forget that government has announced the Maritime Development Fund of around 76,000 crore, which has not formed part of the budget. So that is somewhere, that is coming from some other part. But that we need to keep in the mind when we are extrapolating the future of shipbuilding. There was a VGF which is viability gap funding, which is basically गवर्नमेंट जो है वो बोलती है कि कुछ सेक्टर्स में जो है वो बिजनेस किया ही नहीं जा सकता क्योंकि देयर इज नो बिजनेस केस, देयर इज इट्स नॉट अ वायबल बिजनेस एट ऑल. तो उस वायबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ सम अमाउंट विच गवर्नमेंट प्रोवाइड समटाइम्स, एंड दे हैव डन इट फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS. उसमें एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप मिला है जो 5x हो गया है. 200 करोड़ से बढ़ करके वो 1000 crores हो गया है. So that theme has changed colors and now they are moving as a emerging theme we can say. But emerging theme जो हमने पिछले बार बताया था उसमें क्या चेंजेज हुए हैं, तो जियोस्पैटियल मिशन में है वो 100 का 100 ये वो फ्लैट है. नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन था, NCM मिशन था, उसमें भी फ्लैट ग्रोथ है. PM E-Drive जो कि EV के लिए इंसेंटिव स्कीम थी उसमें ड्रास्टिक रिडक्शन है. तो EV थीम हैज़ बीन रिटन ऑफ एंड दैट इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम दिस budget document also that this allocation has been drastically reduced. Then coal or lignite gasification के लिए जो fund था that has gone up 11x from around 300 crore fund to roughly 3,500 crore fund. So coal based gasification CBG जिसे बोलते हैं उसमें कुछ कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं. These are the growing sectors because the jump allocation is so high and this is an emerging theme for this budget. Certain themes which were back in focus last time, उनमें से जो PLI for automobile and auto components has also seen a jump. 100% का ग्रोथ हुआ है उसमें. ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट में 2800 करोड़ से बढ़ के 59 करोड़ हो गया है. वहीं जल जीवन मिशन में जो स्टोरी थोड़ी सी ऐसी है जो आपको बताने लायक है कि 67,000 करोड़ का अनाउंसमेंट था, बट
उन्होंने बीच में उसमें कुछ करप्शन के मामले आए, इसलिए सरकार ने रिवाइज एस्टिमेट में 17,000 ही उस पर स्पेंड किया है, और अभी FY27 में अगेन दैट नंबर इज बैक टू 67,000 करोड़। सो YOY ये नंबर फ्लैट है, बट अगर हम रिवाइज एस्टिमेट से कंपेयर करें तो दिस इज अराउंड 4x। सो अगेन फोकस विल बी ऑन जल जीवन मिशन, अमृत मिशन, विच इज बेसिकली अटल मिशन फॉर रीजनरेशन इन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली वो वाटर रिलेटेड ही स्कीम था, उसमें थोड़ा डिग्रोथ हुआ है फ्रॉम 10,000 करोड़ टू 8,000 करोड़। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हैज बीन फ्लैट एट 600 करोड़। सो द थीम्स विच हैज ग्रोन विथ मोर देन 30% लास्ट ईयर, उसमें हम ये देखते हैं कि जिसमें ज़्यादा एलोकेट किया था उसमें इस बार एलोकेशन बहुत कम हुआ है, बिकॉज ब्रॉडली हम देख सकते हैं कि out of 10, 11, around 6 schemes has been kind of reduced drastically, like Atal Bhujan Yojana, PLI scheme for textile has seen reductions, biogas program जो off grid था उसमें भी reduction हुआ है, then PLI for ACC battery storage has also reduced by 45%, and Atal AI mission में भी पिछले बार काफ़ी allocation था 2,000 करोड़, वो घट के 1,000 हो गया, तो 50% reduction, and national technical textile mission में भी reduction हुआ है. So these missions which were highlighted last year has been kind of put back into burner. बट एक जो स्कीम जो सबको आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो पिछले बार भी क्वेश्चन 115 करोड़ का हुआ था, PLI for IT hardware, that number has gone to 182 crore. So that is the only scheme which has grown more than 30%, जो कि पिछले बार ये सारे 10-11 स्कीम्स में एलोकेशन मोर देन 30% ग्रोथ हुआ था. अभी सिर्फ उसमें IT हार्डवेयर में एक मोर देन 30% का आउटले ग्रोथ है. बट अदर हम प्रोमिनेंट थीम्स की बात करें जिसके बारे में बहुत आप लोगों ने सुना होगा, जैसे PM कुसुम, तो वहाँ पे 2600 करोड़ से बढ़ के 5000 करोड़ हो गया है. दैट इज़ 92% जंप. सो द स्टोरी ऑफ PM कुसुम इज इंटैक्ट. सो दैट इज़ द सोलेस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस बजट. यूरिया सब्सिडी हैज़ रिड्यूस्ड एंड दैट इज़ बेटर फॉर द इकॉनमी. PM भारतीय जन औषधि परियोजना में भी रिडक्शन हुआ है. मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी फ्लैट रहा है, -8% का डी ग्रोथ हुआ है. नेशनल गंगा प्लान में भी सिमिलरली डिग्रोथ हुआ है. सागरमाला में भी एलोकेशन कम हुआ है, बट हम अगेन नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की तरफ ध्यान दें तो दैट डिग्रोथ इज कैंसल्ड आउट. वहीं इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स फॉर रेलवेज, बिकॉज इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट 98% हो चुका है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा एलोकेशन कम हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन इज नॉट नो मोर पेंडिंग फॉर रेलवेज. सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम, जो कि रेलवे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 10% का ग्रोथ हुआ. यहीं पे कवच जैसे स्कीम के लिए फंड जो थे, जो 6,800 करोड़ थे, वो बढ़ के 7,500 करोड़ हो गए. सो दिस इज इनेबलर फॉर कवच लाइक स्कीम्स विच आर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रिलेटेड फॉर रेलवे. एंड स्वच्छ भारत मिशन में भी फ्लैट है. सो वी कैन सी दैट गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग अ बिट ऑन टू सर्टन प्रोजेक्ट्स लाइक गंगा, नेशनल गंगा प्लान एंड जन औषधि, जो कि छोटा सा प्रोजेक्ट था, बट दे आर एलोकेटिंग हाई टू PM कुसुम योजना. एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स में भी साइजेबल 28,000 करोड़ का बजट है, विच इज़ नो लेस बाई एनी मीन्स. सो इस बार हम लोगों ने जो टॉप ग्रोथ थीम्स को आइडेंटिफाई किया, जो पिछले साल से कंपेयर करके, उसमें 6 थीम्स निकल के आ रही हैं. बेसिकली आई एम समराइजिंग द डिस्कशन नाउ. सो उसमें PLI फॉर वाइट गुड्स, वहाँ पे आप देखें तो FY24 में अराउंड 300 करोड़ से आज वो 1000 करोड़ हो गया है. सो देयर हैज़ बीन अ सेक्युलर ग्रोथ विच इज़ द टॉप ग्रोथ थीम. देन VGF फॉर बैटरी, दैट हैज़ ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम लेस देन 100 करोड़ टू 1000 करोड़. एंड स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट गैसिफिकेशन, वो FY26 में लॉन्च हुई थी, 300 से 3000 की तरफ वो नंबर बढ़ गया. सो इट्स अ 10x जंप. PLI फॉर ऑटो कंपोनेंट्स भी अपने हिस्टोरिक हाई पे है, जो कि 3500 करोड़ था FY24 में. पिछले साल 2000 था, अब रफली 6000 करोड़ है. PLI फॉर IT हार्डवेयर इज अ हाईलाइट ऑफ द बजट. PM कुसुम इज ऑल्सो डूइंग वेल from a base of 2,000 crore in FY24 to 5,000 crore in FY27. These 6 themes are top growing themes for us, and we should really ideally go and deep dive into these sectors, because these are the sectors where जहाँ पे sustainability is there. So if you want a follow-up video of this theme or any other macro factors like India US trade deal भी अभी positive light में आ रही है. As you might be aware that India पे जो reciprocal tariff था वो 50% से घटा के 18% हो गया है overnight. So इन themes पे अगर आप चाहते हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं तो comment tariff, and if you want a follow-up video on budget then you can type budget, so we can deep dive with the stocks most probably in coming 1-2 days about the stocks which will benefit from a budget. So this is all about the hidden manifesto of government through the lenses of an investor in this budget. So if you like our video then please do share with your friends
and don't forget to subscribe. And we also have a membership running on YouTube. You can join our channel membership and support our channel. Thanks for watching. Again, this video is for educational purpose, and please conduct your own due diligence and consult your financial advisor before making any investment decision. So we are not SEBI registered entity. Thank you for watching this video.